नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म है। वजह है जगदानंद सिंह। कहा यह जा रहा है कि जगदानंद सिंह पार्टी से नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह यह है कि जब से उनके बेटे सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है, एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि बिहार की सियासत में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो आरजेडी को लेकर के इस वक्त तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जगदानंद सिंह और आरजेडी के बीच के रिश्ते को लेकर के। कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, पार्टी से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की कई वजह हैं। पहली वजह यह कि जब कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह का इस्तीफा हो रहा था तो कहा यह जा रहा था कि जगदानंद सिंह को इसकी जानकारी पहले नहीं दी गई। नाराजगी की यह भी वजह हो सकती है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन रहे थे, यानी जब आरजेडी के साथ आए और उसके बाद उस दिन जगदानंद सिंह से जब पूछा गया तो उन्हें भी इस गठबंधन के बारे में जानकारी नहीं थी। जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार भी किया था मीडिया में और सामने आकर के उन्होंने बयान भी दिया। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है, और जब उनको अध्यक्ष पद सौंपा गया जगदानंद सिंह को, तब भी यह बात सामने आई। जगदानंद सिंह ने उम्र का हवाला दिया और पद को स्वीकार करने से उन्होंने मनाही की थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव का दबाव काम करता है और जगदानंद सिंह एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये एक बार फिर से आरजेडी और उनके रिश्ते को लेकर के खटपट की खबरें आती हैं। सुधाकर सिंह का इस्तीफा होता है तो क्या अब ये कयास जो लगाए जा रहे हैं कि क्या जगदानंद सिंह का इस्तीफा भी होने वाला है, और इसकी एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि लालू प्रसाद यादव की स्वीकृति बाकी है, क्योंकि 10 तारीख का जो दिन है वो बेहद ही अहम है आरजेडी के लिए। लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे, नॉमिनेशन हो चुका है, ना औपचारिक घोषणा बाकी है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश तिवारी सर हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आज तक के, विजय शंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर राजीव सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक पर। सबसे पहला सवाल राजेंद्र तिवारी सर आज आपसे ही होगा कि जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो चल रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि जगदानंद सिंह जो है अब अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहेंगे, आरजेडी से उनकी नाराजगी है। कैसे देखते हैं, अगर जगदानंद सिंह इस्तीफा देते हैं बड़ा धक्का और गहरा झटका लग सकता है राष्ट्रीय जनता दल को। राजेंद्र तिवारी सर। देखिए, जगदा बाबू की जो भूमिका आरजेडी में रही है और जो स्थिति है उनकी, और जिस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है, आप देखिए अपने बेटे के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया था और बार बार इस तरह के, और पिछले दिनों जो एक घटना हुई थी जिसमें तेज प्रताप ने कुछ कह दिया था, उसके बाद पूरी पार्टी जगदा बाबू के साथ खड़ी हुई थी, लालू प्रसाद यादव भी जगदा बाबू के साथ खड़े हुए थे। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि जगदा बाबू का इस्तीफा, पहली बात वो इस्तीफा देंगे, दूसरी बात अगर वो देंगे तो लालू प्रसाद यादव इसे स्वीकार भी करेंगे। और लालू प्रसाद यादव का इतना तो वो चलता है जगदा बाबू पर कि वो अगर कह देंगे तो जगदा बाबू इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये चीजें हैं। आपको बताएं 92 में एक बार जगदा बाबू ने, जब मंत्री थे वो, और शायद जल या सिंचाई विभाग के मंत्री थे, और विधानसभा में बहस हो रही थी, और उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई बांध टूटा या कुछ ऐसा हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगले दिन ही ऐसी खबर आ गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लालू प्रसाद यादव उस इस्तीफे को दबाए रहे थे। बाद में नीतीश कुमार, उस समय उसी पार्टी में थे, नीतीश कुमार ने बात करके और सारी चीजों को किया और फिर वो अपने पद पर बने रहे। और उसके बाद लगातार जब तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार रही तब तक जगदा बाबू मंत्री रहे। और जगदा बाबू की भूमिका सब लोगों को पता है कि उनके लालू प्रसाद यादव से क्या संबंध है, आरजेडी में उनकी भूमिका क्या रही है, और किस तरह से आरजेडी के खराब दिनों में एक सारी चीजों को एक साथ रखना और एक ताकत देते रहना, वो काम जगदा बाबू ने किया है। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को देखें तो भी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे समय में जब एका की जरूरत है, ऐसे में जगदा बाबू जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन और कमिटेड एक तरह से समाजवादी, वो इस तरह की कोई कदम उठाएगा जिसमें जिस अभियान पर उनकी पार्टी और नीतीश कुमार निकल रहे हैं उस अभियान को कहीं झटका लगे। तो मेरा तो यही मानना है। तिवारी सर, रमेश तिवारी सर, अभी एक चीज निकल कर आई, राजेंद्र तिवारी सर का यह कहना है कि सिद्धांत की राजनीति के वो पैरोकार रहे हैं
और जिस एका की जरूरत है, जिस एका की जरूरत अभी पार्टी को है, आरजेडी को है और जेडीयू को है, ऐसे में जगदानंद बाबू जो है इस्तीफा नहीं देंगे, जगदा बाबू का इस्तीफा नहीं हो सकता है। लेकिन अंतर कलह की बात तो अब खुलकर सामने आ गई है। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का, इस तरह का अगर बलिदान दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका उस दिन का बॉडी लैंग्वेज आप देखें, जिस दिन वो ऐलान कर रहे थे सुधाकर सिंह के इस्तीफे का, अब तो ऐसा लग रहा है कि नाराजगी कहीं ना कहीं तो है उस पार्टी में उनकी। जी जी बिल्कुल है। और राजनीति और सिद्धांत जो है वो ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी में 30-40 सालों से है, लालू के करीबी रहे हैं, लेकिन सिद्धांत और राजनीति साथ हमेशा मेल नहीं खाते। जिसको जहां अपनी राजनीति की सहूलियत दिखती है वो उस पार्टी में उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ जाता है। पिछले काफी समय से वो नाराज हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो तेज प्रताप यादव उन पे निशाना साधते रहे हैं और तेज प्रताप यादव पे वो निशाना साधते रहे हैं। इसके अलावा बेटा, मुझे नहीं लगता कि मतलब बेटे को उन्होंने समझाया नहीं होगा या सलाह मशवरा नहीं दिया होगा। और जब बेटा खुद वो कह रहे हैं रिकॉर्ड पे आके कि लालू जी ने मुझसे कहा इस्तीफा देने को, मैंने दे दिया, तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये जो हम जो शुचिता की बात कर रहे हैं, ये इसमें ये मामला मुझे नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो नाराज बताए जा रहे हैं, वो सल कर रहे हैं और काफी दिनों से नाराज है। अब पार्टी में ये तो सही बात है कि लालू यादव की पार्टी है, लालू यादव के बेटों की पार्टी है, लालू यादव के परिवार की पार्टी है। अब जगदानंद सिंह या रघुवंश बाबू नहीं रहे या बाकी लोग जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनकी कितनी पार्टी में अहमियत है और तेजस्वी और तेज प्रताप कितने तवज्जो देते हैं उनको, ये इस पे निर्धारित करता है उनका रोल। तो नेचुरली राजनीति में जो चीजें नहीं मुकाम, वो चाहते हैं कि अब उन्होंने राजनीति अपनी पूरी कर ली, अब वो उनको बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं और बेटे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तो ऐसे में उनका नाराज होना लाजमी है। उनको कुछ न कुछ शिकायतें रही हैं और तभी लालू ने उनको दिल्ली में तलब किया है, और कुछ न कुछ बातें भी होंगी। अब वो क्या बातें होंगी, कैसे बातें होंगी, क्या निकलेगा, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी पार्टी में जाए ना जाए, ये अंतरकलह और ये नाराज हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। ठीक है, हम एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं। विजय शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं। देखिए, जगदानंद सिंह निश्चित रूप से जिस राजनीतिक स्वच्छता की बात कर रहे थे अभी, दोनों ही हमारे मेहमान राजेंद्र तिवारी सर और रमेश तिवारी सर दोनों इस बात का जिक्र कर रहे थे। वो एक दौर था और 1992 का उन्होंने किस्सा भी सुनाया कि जब लालू प्रसाद ने यह कह दिया कि तकिए के नीचे उनका इस्तीफा रखा हुआ है और इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं और साथ साथ राजनीति भी बदलती है। बिहार की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां राजद को यह लग रहा है कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव होने वाले हैं और इसके लिए नीतीश कुमार की हर सलाह मान ली जाए तो बेहतर है। इसीलिए लगातार जो है केंद्र में भेजने की बात नीतीश कुमार द्वारा, मतलब आरजेडी द्वारा यह कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो नाराजगी निकल कर आई है जगदानंद सिंह की, वो तब निकल कर आई है जब सुधाकर सिंह का इस्तीफा होता है। हालांकि पहले भी नाराजगी निकलकर सामने आई थी, लेकिन सरकार गठन के बाद कहीं ना कहीं चीजें ठीक चल रही थी। और जिस तरीके से बेटे के इस्तीफे की घोषणा खुद करते हैं जगदानंद सिंह, वो कैसे देखते हैं इसे? क्या ये नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई या जगदानंद सिंह को विश्वास में नहीं लिया गया? ये नाराजगी बहुत दिनों से चल रही है और खास करके पार्टी के अंदर जो है तेजस्वी का जो व्यवहार है, जो सीनियर नेताओं की उपेक्षा है, उसके कारण हमेशा वो नाराज रहे हैं। और जिसके कारण जो है वो पार्टी के अंदर जो से एक उबाल होता रहा है। और यही कारण भी है कि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी के सिस्टम और पार्टी के अंदर जो व्यवस्था है उससे सुधाकर जी को चोट लगी है। सुधाकर जी नाराज चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। जगदानंद सिंह का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से इनके साथ लालू के रिश्ते बिल्कुल अलग हैं और लंबे समय तक इन्होंने जल संसाधन मंत्रालय का भाग देखा है। वैसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो इस्तीफा होगा या नहीं होगा, या फिर उनको मना लेंगे, ये ज्यादा संभावना है कि इस्तीफा नहीं होगा। जैसा कि राजेंद्र तिवारी सर जी का भी कहना था, तो मैं भी मानता हूं कि हो सकता है इस्तीफा नहीं हो सकता है कि सुधाकर जी को सुधाकर जी की बात को लेके अगर वो कुछ नाराजगी चल रहे तो उसको वो समझा लेंगे। लालू जी उसको जरूर निश्चित रूप से कहेंगे कि भाई आप चलिए, जो हो गया तो हो गया, लेकिन आप इस्तीफा मत दीजिए। यही संभवतः यही बात होगी जगदानंद सिंह जी के साथ। जी ठीक है, चलिए डॉक्टर राजीव सिंह जी,
एक सवाल आपसे ये होगा कि चूंकि देखिए अभी नहीं हुए हैं सरकार गठन को लेकर के, और कृषि मंत्री का इस्तीफा होगा और उनके तुरंत बाद अगर पिता इस्तीफा, हालांकि भविष्य के गर्भ में है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन नाराजगी तो है, और ये अगर इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी धक्का लगेगा। राजद से आज से नहीं जुड़े हुए हैं जगदानंद सिंह, और अगर जगदानंद सिंह इस्तीफा दे देते हैं तो सीधा सीधा यह माना जाएगा कि अंतरकलह जो है वो निकलकर सामने आ गया है। डॉक्टर राजीव सिंह जी, ये मुझे नहीं लगता कि जो है इस्तीफा होगा, क्योंकि देखिए दोनों के जो संबंध है, जगदानंद सिंह जो है काफी लॉयल है लालू यादव के। इससे जो उनके जो बेटे हैं जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे, वो अपने बेटे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को व्याख्यान देता हूँ और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो मुद्दा मेन मुद्दा है, कई बार होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आईएएस होते हैं, उनमें और मंत्री के बीच में ईगो क्लैश, ईगो इश्यू होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो बेसिक जो मामला है, ये मंत्री और जो प्रमुख सचिव हैं किसी के जो उनके बीच में, जो श्रवण कुमार जो पटना के भी कलेक्टर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें उन दोनों के बीच में तनातनी हुई। उनके सुधाकर सिंह का ये नाराजगी था कि उनकी जो फाइलें होती हैं वो जो पीएस एग्रीकल्चर हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि बेसिकली मंत्री और आईएएस का प्रशासनिक अधिकारी के बीच में जो आवेश था, क्रोध था, तो वो वहां तक है। जो तो मुझे लगता है कि इस्तीफा तो नहीं होगा। और सुधाकर सिंह, जहां तक इस्तीफे का सवाल है, मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से सुधाकर सिंह का किसी मंत्री के रूप में इस्तीफा जो है ये डिपार्टमेंट के लिए बुरा है, क्योंकि सुधाकर सिंह जो है खुद भी किसान को समझते हैं, खेती करते हैं, खेती बाड़ी समझते हैं। तो मुझे लगता है कहीं नहीं कहीं उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है वो खेती कैसे करनी है, खेती के क्या क्या होते हैं, उनको सारा आइडियल था। तो मुझे लगता है ये ईगो क्लैश है मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी के बीच। तिवारी सर, रमेश तिवारी सर, एक सवाल ये निकल कर आया था, चूंकि लगातार विजय शंकर जी इस बात पर जिक्र कर रहे थे, इसका उपेक्षा वाली बात उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के कही थी कि वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा। तेजस्वी यादव को लेकर के आप इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मतलब क्या तेजस्वी यादव ने सच में कोई ऐसी उपेक्षा की जिससे जगदानंद सिंह जैसे नेताओं को नाराजगी हुई? हालांकि कई मंचों से वो जगदानंद सिंह की तारीफ करते आए, तेजस्वी की बात कर रहा हूं, क्योंकि तेज प्रताप और उनका रिश्ता तो निश्चित रूप से मतलब जगजाहिर है, सोशल मीडिया के जरिए भी वो निकलकर सामने आया और उनकी वजह से चुनाव भी हारना पड़ा। लेकिन तेजस्वी सर्वमान्य है आरजेडी में, उनकी उपेक्षा की वजह से जगदानंद सिंह को यह फैसला लेना पड़ सकता है। देखिए, जब जनरेशन चेंज होता है, देखिए जगदानंद सिंह लालू के करीबी रहे हैं बहुत, मतलब आप ये मान के चलिए कि टॉप 5 में उनके करीबी रहे, सलाहकार रहे, दोस्त रहे, मित्र रहे। रघुवंश बाबू भी काफी करीबी थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब जनरेशन शिफ्ट होता है, जनरेशन चेंज होता है, तो लालू का जमाना कुछ और था। लालू के साथ उनकी मतलब वैसी मतलब रिश्ता रहा कि वो थोड़ा तल्ख, थोड़ा गर्म, थोड़ा नरम चलता था। लेकिन तेजस्वी के साथ वो दूरी ज्यादा उनको अखर रही होगी, क्योंकि तेजस्वी अगर कुछ सलाह भी करते होंगे तो उस लेवल पे जो लालू के साथ वो 1 to 1 था और जो केमिस्ट्री थी, वो तेजस्वी के साथ उनकी वो केमिस्ट्री नहीं होगी। तो मैं विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं पार्टी में, और ऐसे में उनको लग रहा होगा कि वो बेटे को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो भी इसमें भी नाकाम रहे, मतलब शुरुआत में ही, मतलब वो, तो ऐसे में उनको उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे, और इसीलिए वो बार बार कई जगह, कई फोरम पे, बाइट के अलावा, सोशल मीडिया पे के अलावा भी लोगों से नाराजगी, पार्टी नेतृत्व से नाराजगी जताते रहे। पार्टी नेतृत्व मतलब लालू जी की तबीयत खराब है तो तेजस्वी है, तो तेजस्वी ही पार्टी नेतृत्व है एक तरह से, आला कमान अब तो पार्टी के वही है। तो उनसे उनकी नाराजगी, उनकी दूरी, उनकी तलखी, ये बिल्कुल छिपी हुई बात नहीं है। राजेंद्र तिवारी सर, देखिए ये बहुत मतलब दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जगदानंद सिंह की जो हैसियत थी राजनीति में और खासकर आरजेडी में, कहा यह जाता था कि नंबर 2 की हैसियत है उनकी, या फिर रघुवंश बाबू की भी हैसियत उस स्तर की रही। वो केमिस्ट्री इन दोनों के बीच नहीं बन रही है। साथ ही साथ एक सवाल और ऐड करूंगा, जो उपेक्षा वाली बात और सिद्धांत वाली बात। सिद्धांततः उनकी राजनीति जो रही है वो बहुत ही दिलचस्प रही है, क्योंकि जब सुधाकर सिंह पार्टी विरोधी कदम उठा करके साथ मतलब अलग होकर के लड़ते हैं, तब वही जगदानंद सिंह जो है एक पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं और बेटे को चुनाव हरवा देते हैं। यह बड़ा दिलचस्प हो जाता है। और वही आज ये कहा जा रहा है, तमाम प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कहा यह जा रहा है कि बेटे को मंत्री पद से हटाया गया, इसलिए जगदानंद सिंह नाराज हैं। कहीं ना कहीं इस दोनों चीजों में कंट्रोवर्सी है।
नहीं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा इसलिए जगदा बाबू नाराज हैं, और जगदा बाबू अपने बेटे को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो एस्टैब्लिश करना चाहते तो बहुत पहले कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया। अपने पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार किया अपने बेटे के खिलाफ। और आपको एक और बताएं, उनका छोटा बेटा अजीत सिंह, या शायद यही नाम है, वो जदयू में शामिल हो चुका है कुछ महीनों पहले। तो ये सब चीजें नहीं है कि वो अपने बेटे को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि जगदा बाबू उन लोगों में से हैं, जैसे आरजेडी के बारे में मैं खास तौर पे कहता हूं कि जिसका नेतृत्व पर तमाम आरोप हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन उसके जो टॉप लीडरशिप है लालू प्रसाद के बाद जो रही है, चाहे वो रामचंद्र पूर्वे हो, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, जगदा बाबू हो, रघुवंश बाबू रहे हो, ये सारे लोग खांटी ईमानदार लोग। ये खास इस पार्टी की चीज रही है। और उनमें से जगदा बाबू अब इस समय जिस स्थिति में है, उसमें मुझे तो ये बात नहीं लगती है। नाराजगी, ठीक है, नाराजगी चलती रहती है, नाराजगी होगी। और ये बात भी सही है कि तेजस्वी यंग है और शायद जगदा बाबू को उतना तवज्जो नहीं देते होंगे जितना लालू प्रसाद देते होंगे, या तवज्जो देते भी होंगे तो उतनी नजदीकी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जगदा बाबू इतना सीजन भी हैं, इतने समझदार भी हैं कि इस बात को वो ना समझते हों कि एक जो जनरेशन गैप है, इस बात को जगदा बाबू ना समझते हों, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो इसलिए सुधाकर सिंह का जब इस्तीफा हो रहा था तो सुधाकर सिंह भी यंग है और पहली बार विधायक बन करके आए और मंत्री पद मिला, तो वो ट्विनिंग बिठाने में जो जगदानंद सिंह की भूमिका थी वो गौन कर दी गई। जगदानंद सिंह पर यह कहा जा रहा है, लगातार यह कहा जा रहा है कि उनके बेटे के इस्तीफे की जानकारी जगदानंद सिंह को नहीं थी। और फाइनली जब यह बात बहुत आगे बढ़ गई, पानी सिर से ऊपर बहने लगा, तब जगदानंद सिंह को आकर के यह बात कहना पड़ा। नाराजगी की यह भी वजह हो सकती है, शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको अगर इस बात की जानकारी नहीं थी तो ये मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि वो नाराजगी नहीं होगी, उनमें वो थोड़ा तनाव में रहते होंगे, बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि जगदा बाबू जैसा समझदार और सीजन राजनीतिक और एक कमिटेड, मतलब एक खास बात है कि एक आइडियोलॉजी के साथ एक कमिटमेंट जो बहुत कम लोगों में दिखता है, वो जगदा बाबू में। और ऐसा राजनेता इन सब चीजों को लेकर के, ठीक है। रमेश तिवारी सर, ये देखिए, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये कहानी बेहद ही मतलब दिलचस्प रहा है और कई जगहों पे हमने ये देखा भी। और जो सिद्धांत की राजनीति की जब बात होती है, बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर देना और बेटे को हरा देना, ये ईमानदारी पर तो शक नहीं किया जा सकता, जिसका जिक्र अभी राजेंद्र तिवारी सर कर रहे थे। और ये उनका कहना है कि बेटे को स्थापित करने वाली बात तो कम से कम नहीं है। कितना सहमत है रमेश तिवारी सर? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं सहमत हूं। मुझे लगता है कि राजनीति में कोई समाज सेवा, मेरे हिसाब से आज के बात में आइडियोलॉजी, समाज सेवा, ये सब बेमानी बातें हैं। मुझे लगता है हर आदमी राजनीति एक खास प्रयोजन से करता है, और ठीक बात है 30-40 साल से वो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एक वक्त एक जैसा नहीं रहता, और हमेशा इंसान की इच्छाएं और एम्बिशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो वो तो मुझे नहीं लगता, वो तो मुझे बेमानी लगती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हाथ है, और बेटे को जिस तरह से ट्रीट किया गया, और देखिए आप इसमें नीतीश जी की कार्यशैली पे भी सवाल है ना। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि नीतीश जी ने दोनों विकेट जो गिरे हैं वो आरजेडी वाले गिरे, तो कहीं ना कहीं लालू, पहले वो कार्तिकेय सिंह क्या नाम है उनका, जो भी है, और उनके बाद अब ये दोनों कहीं ना कहीं नीतीश जी वो दबाव की जो राजनीति वो जो बनाते हैं अपने नैतिकता के हिसाब से, भाई ये सब तो तय होता है, ये सब तो पहले से तय हो जाता है। अब वो बार बार कह रहे थे, वो बार बार निशाना साध रहे हैं कि भैया, और निशाना नीतीश पे साध रहे थे, वो लालू या तेजस्वी पे नहीं साध रहे थे। सुधाकर सिंह वो तो गाली दे रहे थे नीतीश के नेतृत्व को कि 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है और अधिकारियों के रेट तय है। तो वो किस पे सवाल था? वो तो सवाल नीतीश के नेतृत्व पे था ना। तो ऐसा, राजेंद्र तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर हम विजय शंकर जी के पास और डॉक्टर राजीव सिंह के पास लौटेंगे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुधाकर सिंह का जो रवैया रहा, जिस तरह का उन्होंने एक मंत्री होते हुए, जिस तरह के उन्होंने, मान लीजिए उन्हें जो चीजें ठीक करनी है तो ठीक करने का तरीका ये नहीं होता है, पहली बात ये। दूसरी बात
कि सुधाकर सिंह जो बातें कह रहे थे सही कह रहे थे, बट उन्हें कैबिनेट में बात करनी चाहिए, अंदर बात करनी चाहिए, पब्लिकली इस बात करने का ये कोई मतलब आप अपने चीफ मिनिस्टर पर निशाना साधेंगे। आप मंत्री क्यों बने? मंत्री नहीं बनना चाहिए था आपको। और दूसरी बात, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिद्धांत की राजनीति करते हैं। सिर्फ राजनीति ये नहीं है, बहुत सारे लोग, मैं लंबी लिस्ट गिना सकता हूं देश में, जो सिद्धांत की राजनीति करते हैं और जिनके लिए भाई, अपने भाई के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं जगदा बाबू, ये भी बता दें आपको, ये शायद जानकारी लोगों को ना हो। अपने भाई, उनके भाई जो थे उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं। और ऐसे में ये कहना कि अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए वो इतना सब ठंडा करेंगे, मुझे इस बात से मैं कतई सहमत हूं। एस्टेब्लिशमेंट वाली बात वो करने का विषय है। विजय शंकर जी, ये बताइए, देखिए जानकारी नहीं थी और ये अब जो है वो, चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जगदानंद सिंह और निश्चित रूप से वो उस चीज के लिए जाने जाते हैं, उनका ओहदा बड़ा है, भले ये आरोप आरजेडी पर लगता रहा है और निश्चित रूप से चूंकि लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी के बाद लालू, ये तरह की परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन उनकी एक अपनी छवि है और इस छवि में अगर लगातार मीडिया में ये चीजें चल रही थी, चूंकि जगदानंद सिंह से जब पूछा भी जाता था तो उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि क्या चल रहा है। आखिर जो मतलब एक गैप आया, कम्युनिकेशन बैरियर आया, इस बैरियर से जगदानंद सिंह नाराज हो गए और ये कदम उठाना पड़ रहा है उनको, अगर उठाते हैं तो। देखिए, जहां तक सवाल उठता है कि जानकारी नहीं थी, इससे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि सुधाकर जी ने जब विभाग के लोगों से जब बातचीत की, लगातार सुधाकर जी जो है विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, उनके साथ डांट फटकार की चल रही थी परंपरा, तो ऐसा नहीं था कि वो जगदा बाबू को पता नहीं होगा। वो एक पार्टी के आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए हैं, तो मुझे आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब ठीक है, आवाज आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको जानकारी नहीं होगी। जानकारी होगी, निश्चित रूप से जानकारी होगी, लेकिन ये इस्तीफा दे देंगे सुधाकर जी, और इस्तीफा से जस्ट पहले की बात, हमको नहीं लगता है सुधाकर जी इस्तीफा देने से पहले अपने पिता से राय मशवरा लिए हों, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जानकारी जरूर होगी, जो व्यवस्था थी, जो चीजें चल रही थी विभाग के अंदर, सुधाकर जी के साथ जो चल रहा था, राजद के साथ जो चल रहा था, नाराजगी जो चल रही थी, बिल्कुल जानकारी होगी उनको। ठीक है जी, चलिए ठीक है। एक सवाल हम लौटते हैं राजेंद्र तिवारी सर के पास, क्योंकि देखिए सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद और ये कहा था कि बलिदान दिया जा रहा है, ये बलिदान वाली बात उनका निकलकर सामने आया, तो ये बलिदान मतलब किस सेंस में था? क्या तभी यह माना जाए कि उनका मोह भंग तभी से पार्टी में शुरू हो गया था क्योंकि वो बेटे का इस्तीफा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि इस तरह का बलिदान देना पड़ता है? तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या वो बयान इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि आज पार्टी में यह स्थिति आ गई कि जगदानंद सिंह जैसे दिग्गज जो पार्टी के बनने से लेकर के अब तक पार्टी के साथ हैं, उनको जो है साथ छोड़ने वाली बात सामने निकल कर आ रही है? राजेंद्र तिवारी सर, फिर लौटेंगे रमेश सर के पास। साथ छोड़ने वाली बात तो मुझे नहीं लगती। बलिदान की जहां तक बात है, जगदा बाबू ने बहुत बलिदान किए पार्टी के लिए और हो सकता है उनका इशारा इस तरफ हो, लेकिन सुधाकर सिंह का इस्तीफा हो गया, ये बहुत बड़ा बलिदान हो रहा है, ये बात मुझे नहीं लगता जगदा बाबू इसको लेकर के कह रहे होंगे बलिदान कर दिया, क्योंकि ये बलिदान 2010 नहीं किया, 2010 नहीं किया था उन्होंने ये बलिदान। मेरा सवाल, को टिकट नहीं दिया था, किसी और को टिकट दिया था, तभी उन्होंने ये बलिदान कर दिया। राजेंद्र तिवारी सर की मोह भंग वाली बात जो मैं कह रहा हूं, चूंकि वो बयान वो देते हैं, बलिदान वाली बात कहते हैं कि बलिदान देना पड़ता है, वो बयान ही मोह भंग की नींव रखी गई वहां से, और जगदानंद सिंह का भी मोह जो है वो धीरे धीरे भंग होना शुरू हो गया। नहीं, मैं फिर इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जगदा बाबू बलिदान की बात जब वो कर रहे हैं तो 2010 में भी तो बलिदान दिया ना उन्होंने। उनके बेटे को टिकट नहीं मिला और वही अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष नहीं थे, पूर्वे जी शायद अध्यक्ष थे उस समय, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और उनका बेटा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चला गया। उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ प्रचार भी किया। और अब इससे आप समझिए
कि अगर उनको ये मोह होता अपने बेटे का कि 4 बेटे हैं, चारों को पॉलिटिक्स में सेट कर दें, मंत्री बनवा दें, तो आज नहीं बहुत पहले बनवा देते भाई। अपने बेटे को तो, वो बड़े बेटे को तो पहले ही बनवा सकते थे। लेकिन ऐसा, और वो बहुत पावरफुल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत किनारे के पॉलिटिशियन रहे हैं, बहुत पावरफुल रहे हैं। और उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार लंबे समय तक वहां चली है, बिहार में चली। तो बहुत सारी चीजें थी जो उस समय करा सकते थे, वो उन्होंने नहीं कराया। और 2010 में भी अगर वो अड़ जाते तो क्या होता, लेकिन वो नहीं अड़े और उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ प्रचार किया है। तो इसमें ये सोचे कि साहब मंत्री पद से इस्तीफा हो गया तो वो उसे बलिदान कहेंगे, ये बहुत जगदा बाबू के लिए मुझे लगता है कि ये अपमानजनक बात है कि हम कहें कि साहब बेटे को मंत्री से उससे महत्वपूर्ण हो जाती है। रमेश तिवारी सर, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि बलिदान तो जगदानंद सिंह ने बहुत पहले भी दिया है, 2010 में भी दिया, और एक लंबा इतिहास रहा है उनका आरजेडी के साथ। वो एकदम से तन मन के साथ इस पार्टी में जुड़े रहे। तो ये तत्व नहीं हो सकता कि जगदानंद सिंह जो है सिर्फ बेटे के इस्तीफे से नाराज हो सकते हैं। नाराजगी की कई सारी वजह निकल कर आ रही हैं। पहली प्रतिक्रिया लेकिन इस सवाल पर दीजिए रमेश तिवारी सर। मुझे लगता है कि सोच बदलती है इंसान की। 2010 में क्या किया वो आगे नहीं करेंगे। ये तो जिंदगी भर लालू परिवारवाद से लड़े कांग्रेस के, लेकिन आज सबसे बड़ा परिवारवाद तो लालू जी ने ही फैलाया। राजनीति में वक्त बदलता है, वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती है, आइडियोलॉजी पीछे कहीं चले जाती है, और आगे जो है अपना व्यक्तिगत हित या अपनी जो ताकत का दम्भ जो होता है, या वो जो परिवार आ जाता है, दोस्त आ जाते हैं, बाकी लोग आ जाते हैं। तो ये अलग होता रहता है। राजनीति एक डायनामिक चीज है, वो हमेशा ऐसे कंटिन्यूअस चलती है। यही प्रशांत किशोर को लालू नीतीश जी ने गाली दे के निकाला और अब फिर बुलाया था अभी, और वही प्रशांत किशोर गाली दे रहे हैं। तो ये राजनीति में कंटिन्यूअस चलता रहता है ये डायनामिज्म। ऐसा नहीं है कि जगदा बाबू का कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो इसीलिए जगदा बाबू अरे आप नहीं कर सकते। मुझे बोलने दीजिए, आप अपने बारे में बोलिएगा, नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए, नाराज क्यों? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बोल लीजिएगा। तो उसके बाद ऐसा ये चलता रहता है, ये प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं कि 2010 में और 2005 में और 1990 में जगदार बहादुर महान थे तो वो हमेशा महान ही रहेंगे। लालू जी भी महान थे भाई, और बहुत सारे लोग समाजवादी, मुलायम सिंह भी महान थे, लोहिया के प्रखर विचारों से वो थे, प्रभावित थे, राजनीति में आए थे, राजनीति बदलने आए थे। लेकिन राजनीति क्या बदली? परिवार बदल गया। तो ये सब ये जो राजेंद्र तिवारी सर, इससे जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, रमेश तिवारी सर का ये कहना है कि राजनीति जो है कोई इसको आप मैथमेटिकल बाइनरी में नहीं बांध के रख सकते, समय के साथ साथ ये बदलते रहते हैं। और जगदानंद सिंह जो है, दरअसल राजनीति का जो मौजूदा वो है, उसमें रमेश जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसी तरह राजनीति समझी जाती है। लेकिन राजनीति ये नहीं होती है। राजनीति डायनेमिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीति ये नहीं होती। वो पॉलिटिकिंग है जिसकी बात, जिसको राजनीति के तौर पर रमेश जी कह रहे हैं। पॉलिटिक्स अलग चीज होती है। और जगदा बाबू का कंपैरिजन अगर हम पीके से करें और इससे करें तो पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि शायद हम या तो जगदा बाबू को नहीं समझते हैं, या राजनीति को नहीं समझते हैं, और या पीके जैसे आदमी को नहीं समझते हैं कि वो क्या है। तो ये कंपैरिजन थोड़ा मुझे आश्चर्यजनक लग रहा है कि हम पीके से जगदा बाबू का कंपैरिजन करें। और ढेर सारे नेता ऐसे, मैंने पहले भी कहा, ढेर सारे नेता देश में ऐसे हर पार्टी में हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो भी पार्टियां हैं, सब में है ऐसे नेता जिनका कमिटमेंट है, जो एक आइडियोलॉजी के साथ हैं। ये बात ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं भाई, एक परिवार की पार्टी हो गई। ये जगदा बाबू भी जानते हैं शुरू से कि परिवार की पार्टी है, उसके बावजूद उस पार्टी में बने हुए। तो क्यों बने हुए? इसके पीछे भी कुछ कारण होंगे। या रघुवंश बाबू थे, रघुवंश बाबू ने आखिर में चिट्ठी लिखी थी और जब पार्टी छोड़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं किसी और पार्टी में चले गए हो। तो ये सब चीजें कमिटमेंट होता है भाई। ठीक है विजय शंकर जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा। हो जाता है, हम जब इस ऐसे मसले पर बातचीत कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कुछ निकलकर सामने आती है। और जो बिहार तक के दर्शक इस पूरे डिबेट को देख रहे होंगे, एक तरह से ये अकादमिक डिबेट हो जाता है और राजनीतिक सुचिता और एक तरह से तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने। आप कैसे देखते हैं? क्या जगदानंद सिंह की ईमानदारी पर कोई शक है? जगदानंद सिंह की वैचारिकी पर कोई शक है? और आखिर जब ये फैसला जगदानंद सिंह लेंगे तो उनके पीछे उनका इतिहास है।
50 साल से राजनीति कर रहे हैं जगदानंद सिंह, इतने समय से, लंबे समय से वो आरजेडी के साथ हैं और नंबर 2 की हैसियत से वो जाने जाते हैं पार्टी में। अब अगर इस्तीफा देते हैं तो उनकी छवि के साथ साथ कहीं ना कहीं पार्टी पर भी इसका बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, मुझे जो समझ में आता है कि जो बलिदान वाली जो बात जो जगदानंद जी ने कही, वो निश्चित रूप से मीडिया वालों का जिस समय इस्तीफा हुआ था जिस दिन, उस दिन इतना दबाव था उनको कि लगातार लोग पकड़ रहे थे कि भाई इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, आपके लड़के ने इस्तीफा दिया, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने एक फ्लुक में कुछ कह दिया वो कि बेटे ने बलिदान किया है। बलिदान का मतलब उसको मीडिया ने गलत तरीके से परोस दिया कि बलिदान, वो जगदा बाबू का कहना कि हमारे बेटे ने बलिदान किया पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जस्ट मीडिया को एक किनारे से एक जवाब दे दिया। हमारे समझ से जगदा बाबू के बारे में जैसा राजेंद्र बाबू बोल रहे हैं, राजेंद्र तिवारी सर बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। वो किसी भी रूप में बलिदान की जो बात है वो उन्होंने एक तरह से सिर्फ मीडिया से निपटने के लिए किया। उसमें कुछ नहीं है कि सुधाकर जी ने बलिदान दिया। सुधाकर जी का तो अंदर से विवाद जो चल रहा था विभागीय, उसके चलते विवाद हुआ, और नहीं तो बलिदान की बात तो जगदा बाबू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बलिदान को मीडिया ने जिस तरह से जिक्र कर रहा था, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा था आपसे कि ये सवाल रह रहा है, दबाव की राजनीति या फिर जेडीयू के बयानों से भी नाराजगी। आप देखें कुशवाहा जिस तरीके से बयान दे रहे थे, जगदानंद सिंह का निश्चित रूप से कद जो है जेडीयू के तमाम वैसे नेताओं से तो निश्चित रूप से बड़ा है, और कहीं ना कहीं उनको धक्का लगा है इस बात से, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी कोई काउंटर नहीं किया गया जब जेडीयू के तमाम नेता जगदानंद सिंह को लेकर के बयान दे रहे थे, तरह तरह की नसीहतें दे रहे थे, और निश्चित रूप से एक कॉमन सहमति जो होती है उन दलों के बीच में और जो बॉन्डिंग होती है वो नहीं दिख रही है इस 2 महीने में। और आखिरकार क्योंकि जगदानंद सिंह भी इस गठबंधन को लेकर के उतने उत्साहित नहीं थे। लगातार आप देखें सरकार बनने से पहले के उनके बयान को देखें तो जगदानंद सिंह गठबंधन पर खुलकर कोई बात नहीं कहते। हालांकि वो बयान जरूर आता है कि नीतीश कुमार दोबारा माफी मांग के आ जाएं तो स्वागत है, इस तरह के तमाम सारी बातें उनको निकल करके सामने आती है, लेकिन खुल करके दिल से जिसका स्वागत करना कहते हैं वो नहीं। और उसके बाद जब सरकार बनती है तो जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा हो गए, ललन सिंह हो गए, कई नेताओं के बयान जो आते हैं वो जगदानंद सिंह को असहज करने वाले होते हैं। तो क्या यह भी एक वजह है कि जगदानंद सिंह को असहज करने वाले बयान दिए जाते हैं और बावजूद इसके पार्टी की तरफ से कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता है? रमेश तिवारी सर। रमेश तिवारी सर, रमेश तिवारी सर, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, चलिए राजेंद्र तिवारी सर, आपसे ही यह सवाल होगा। रमेश तिवारी सर नहीं जुड़ रहे हैं अभी, जुड़ेंगे तो उनसे भी ये सवाल होगा, लेकिन ये सवाल बहुत मौजूद सवाल है क्योंकि जब उनका इस्तीफा मतलब लेकिन आप इस बात को देखें कि जिस तरीके से उनकी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, जेडीयू के नेताओं के जो बयान आ रहे थे, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। राजेंद्र तिवारी सर, देखिए, फिर हम कयास लगा रहे हैं कि जेडीयू के नेताओं के बयान पर वो तनाव में होंगे, वो परेशान होंगे। मुझे नहीं लगता उपेंद्र कुशवाहा का कोई बयान और उसको जगदानंद बाबू बहुत गंभीरता से ले रहे होंगे, और वो जानते हैं कि उनकी स्थिति हैसियत क्या है, उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत क्या है, पद जो भी हो उनका, उपेंद्र कुशवाहा का। लेकिन और दूसरी बात, ये हम कैसे कह सकते हैं कि पार्टी स्तर पर इस पर बात नहीं हो, कोई जरूरी थोड़ी हर बात मीडिया में ही आए। एक अच्छा तरीका जो पॉलिटिकल रहता है, जो लोग अच्छे ढंग से राजनीति करते हैं, उनका एक अच्छा तरीका ये रहता है कि आपस में बात करके उसे मीडिया में पता भी नहीं चले। मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा ने कोई बयान दिया, ललन सिंह ने कोई बयान दिया, तो ये तो वैसे ही बहुत हल्के बयान देने वाले लोग हैं, ललन सिंह भी और उपेंद्र कुशवाहा भी। लेकिन ये पार्टी के अंदर बात हो सकती है, हो सकता हुई। राजेंद्र तिवारी सर पार्टी के वो एमएलसी हैं अभी, हाँ, इतने बड़े पद पे हैं, ठीक है। मैं ये समझ रहा हूं कि उन दोनों के कद की अगर आप बात करें तो ठीक है, वो एक अलग से राजनीतिक डिस्कोर्स हो सकता है इस पर, लेकिन पार्टी फोरम पर कोई बयान दिया जाता है और आप एलाइज में हैं उनके साथ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक दबाव तो होता ही है ना। नहीं, तो ये कैसे हम मान सकते हैं कि आरजेडी के लोगों ने जेडीयू के लीडरशिप से बात नहीं की होगी इस सब चीजों पर?
ये कोई जरूरी नहीं कि ये चीजें मीडिया में आए। मैसेज तो deliver मुझे हो गया लगता ना, है इस मैं पर ये कह रहा हूं। जरूर आरजेडी के लोगों ने बात की होगी बिहार जेडीयू से। तक के दर्शकों को आप ये समझाइए, क्योंकि देखिए राजेंद्र तिवारी सर, ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। हमने कुशवाहा की भी वो सारी बातें जो वो जगदानंद सिंह के मतलब खिलाफ बोल रहे थे, तो हमने बिहार तक के लोगों को दिखाया और उस पर प्रतिक्रियाएं, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, लोगों के बीच जो मैसेज डिलीवर होता है। अगर पार्टी, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि इंटरनली बैठ करके इस पर बात की गई होगी, लेकिन जो एक मैसेज चला गया है, जनता के बीच कोई मैसेज चला गया है, उनको अगर आपको कुछ मैसेज देना है तो फिर जनता के बीच आकर के ही कहिए ना, क्या दिक्कत है? पार्टी के फोरम से तो ये बात उठनी चाहिए थी। देखिए, हम लोग मीडिया वाले लोगों को जरा ज्यादा लगता है कि जनता के बीच बहुत बड़ा मैसेज चला गया है। दरअसल ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग उसे जरा बना देते हैं और उस पर फिर चर्चा करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं जनता के बीच ऐसा मैसेज चला गया। आप अगर बात करें, पता करें, लोगों से बात करें, तो ऐसा कोई मैसेज कहीं दिखाई नहीं देगा। लोगों को यही लगेगा उपेंद्र कुशवाहा हल्की बातें कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि जगदा बाबू पर इतने और ये हो गया और उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा कह दिया, जगदा बाबू जवाब नहीं दे रहे, लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं बोल रहे, तेजस्वी यादव क्यों नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जगदा बाबू का तो अपना व्यक्तित्व है, वो अलग तरह का है। वो ललन सिंह जैसा व्यक्तित्व नहीं है या उपेंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्तित्व नहीं है। ठीक है, तेज प्रताप अगर करते होते तो समझ में आता, लेकिन वो जगदा बाबू हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, जगदानंद सिंह का जो कद है, वो जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, और इस बात से बिहार तक के लोग भी जानते हैं, और बिहार के कद के बारे में और उनके पार्टी में उनकी हैसियत के बारे में। लेकिन अभी जो वर्तमान राजनीतिक हालात बिहार में पैदा हुए हैं, विजय शंकर जी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, चूंकि बहुत ही मतलब गुत्थम गुत्था हो जाता है राजनीति। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर जिस तरीके से हमलावर थे, इसकी कीमत उनको भी चुकानी पड़ी और आने वाले भविष्य में जगदानंद सिंह को भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार पर हमलावर होना यानी सरकार पर हमलावर होना, और आप जिसके साथ एलाइज में हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सुधाकर सिंह जिस तरीके से लगातार नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, उनको उस स्तर पर जाकर के बात करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए और आखिरकार उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इसका जो एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि नुकसान है, वो अब जगदानंद सिंह को भी उठाना पड़ेगा और सुधाकर सिंह तो उठा ही चुके हैं। विजय शंकर जी। जी देखिए, जहां तक नुकसान की बात होती है, राजद पार्टी जो है वो अभी बिहार में बड़ी पार्टी है, और जदयू की जो पार्टी है जिसमें वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जिसके, वो छोटी पार्टी है। अगर देखा जाए तो ताकत राजद के पास ज्यादा है। तो नुकसान का जहां तक सवाल उठता है, राजद कैसे नुकसान उठाएगा? राजद तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ज्यादा ताकतवर है, तो नुकसान उठाने की बात नहीं है। बची दोनों पार्टी, दोनों दलों के बीच का जो तनाव चल रहा है, वो तनाव तो बहुत पहले से चल रहा है, और अभी उस तनाव के बीच में जो गठबंधन हुआ, जो नई सरकार बनी, जो उठापटक के बाद जो परिस्थितियां बदली, वो एकाएक जो हुआ, उसमें निश्चित रूप से एक परिस्थितिवश समझौता कहा जा सकता है, और परिस्थितिवश समझौता नीतीश ने किया और नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं। अभी फिलहाल बहुमत उनके पास है। कह रहे हैं, परिस्थितिवश समझौता कह रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी, एक लालू प्रसाद यादव को हमने सुना, तेजस्वी यादव को सुना, और ठीक है ये परिस्थिति बस समझौता हो सकता है, लेकिन एक बड़ा मैसेज तो जरूर गया। और दूसरी बात, चलिए ठीक है, इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। जगदानंद सिंह अपने अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या इसे यह भी माना जाए, क्योंकि देखिए हम ये बहस से कुछ ना कुछ निकाल करके बिहार तक के दर्शकों को देना चाहते हैं कि इसको यह भी समझा जाए कि जगदानंद सिंह की दबाव वाली राजनीति जो है वो सामने निकल कर आएगी। अगर जगदानंद सिंह इस्तीफा देते हैं तो इसका कहीं ना कहीं दबाव जो है वो नीतीश कुमार पर भी पड़ने वाला है। जगदानंद सिंह की यह भी रणनीति हो सकती है क्या? ये सवाल अभी वैसे भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बतौर पत्रकार आप इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। वैसे जगदा बाबू नीतीश पर दबाव क्यों बनाना चाहते हैं? सवाल ये है, अगर ऐसा है तो वो क्यों बनाना चाहते हैं? उनको क्या हासिल करना है नीतीश बाबू से? तो देखिए उनके बेटे का इस्तीफा नहीं, वो बेटे के लिए मैं ये मान नहीं सकता हूं कि जगदा बाबू अपने बेटे के लिए दबाव बनाएंगे, बेटे के लिए वो करेंगे। ये जगदा बाबू की प्रकृति नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। और बेटे ने इस्तीफा दिया है, इससे जगदा बाबू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उनको इससे फर्क पड़ सकता है कि तेजस्वी यादव उनको तवज्जो न देते हों, इससे वो तनाव में हो सकते हैं। पार्टी में कुछ ऐसी चीजें लालू प्रसाद यादव से उतना टाइम नहीं मिलता हो या वो उपमान है, ये सब हो सकता है। अगर जगदानंद सिंह इस्तीफा देते हैं, ठीक है, उनके व्यक्तिगत बात को हम छोड़ देते हैं,
लेकिन आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते में खटास वाली बात तो निकल कर सामने आएगी। और चूंकि 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं और जगदानंद सिंह का इस्तीफा यानी जेडीयू और आरजेडी में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति होगी। मैं सिर्फ जगदानंद सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, जगदानंद सिंह का इस्तीफा मतलब आरजेडी से और जेडीयू के बीच, इन दोनों के बीच के वो मतलब जो इन दोनों के बीच का रिश्ता है, इस पर भी बड़ा फर्क पड़ता है ना। फर्क पड़ता है ना। पहली बात तो ये कि अगर इस्तीफा हो और अगर इस्तीफा स्वीकार किया जाए तो ये अगर बहुत बड़ा है, ये अगर बहुत बड़ा है। दरअसल हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, लगातार हम इसके विरोध में बात कर रहे हैं कि ऐसा शायद नहीं होगा। और ये सिर्फ एक चैनल ने चला दिया और वहां से चीजें शुरू हो गई हैं। सुबह एक चैनल ने चला दिया जगदा बाबू इस्तीफा दे सकते हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं, और यहाँ से चीजें शुरू हो। किसी ने कोई बात ऐसी नहीं कही। हो सकता है वो इस्तीफा। राजेंद्र तिवारी सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब ये सरकार थी तो बिहार तक ने ही सबसे पहले ये दिखाया था और लगातार हम उसको कवर कर रहे थे कि सरकार बदलने वाली है और नीतीश कुमार साथ आने वाले हैं, और आखिरकार हमने वो दिखाया और हमारे जो सूत्र हैं वो काम किए और लगातार हम इस चीज को कह रहे थे और दर्शकों को बता रहे थे और आखिरकार वही हुआ। भविष्य के गर्भ में तो निश्चित रूप से सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई संभावना है, चूंकि नाराजगी तो है उनकी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो निकल कर सामने है। अगर मान लीजिए इस्तीफा भी हो जाता है, अगर मान लीजिए आपकी बात में मान लेता हूं कि जगदा बाबू इस्तीफा दे देते हैं, लालू प्रसाद यादव उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसके बावजूद जो स्थितियां हैं उनमें जेडीयू और आरजेडी के संबंधों पे कोई असर मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो ये अभी बात विजय जी ने कही, मेरा मानना है कि यह मजबूरी में नहीं या परिस्थिति जन्य नहीं, नीतीश कुमार का सोचा समझा फैसला है और उनके सामने दूसरा कोई रास्ता आगे राजनीति में नहीं था। और वो एक बड़ी चीज है कि भाई वो आरजेडी के साथ ही उनका रास्ता बनता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करें या बिहार में वो रह रहे होते, दोनों में आरजेडी के बगैर उनका रास्ता बंद था। तो इसलिए जगदा बाबू के इस्तीफा स्वीकार हो जाने से या इस्तीफा हो जाने से जेडीयू और आरजेडी के बीच बहुत संबंध गड़बड़ हो जाएंगे, सरकार पे दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक मैसेज तो जाएगा ना विजय शंकर जी, आपको नहीं लगता? ठीक है, अभी लगातार हम भी ये बात कह ही रहे हैं कि जो एक सरकार जो है, कहीं भी किसी भी जगह सरकार है, वो सामान्य रूप से चलनी चाहिए और इसमें कोई शंकर जी ये समझाने की कोशिश करिए, अगर जगदानंद सिंह का इस्तीफा होता है तो क्या दोनों के बीच का जो रिश्ता है इससे असर नहीं पड़ेगा? नीतीश कुमार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि सरकार बनते ही आखिर जेडीयू के साथ और बीजेपी के साथ जब सरकार चल रही थी तो ऐसे कोई इस्तीफे नहीं होते हैं। दो मंत्रियों का इस्तीफा हो गया और अब यह चर्चा है कि जगदानंद सिंह भी इस्तीफा दे सकते हैं, हम सकते हैं वाली बात कर रहे हैं। और सवाल इससे यह निकाल रहे हैं कि क्या इससे जो है वो असर नहीं पड़ेगा सरकार पर? नहीं, सरकार के पास बहुमत है, सरकार पर असर नहीं पड़ना चाहिए जहां तक मैं मानता हूं। छवि की बात कर रहा हूं, सरकार पर नहीं, सरकार की छवि पर हम बात कर रहे हैं। जी, सरकार की छवि तो निश्चित रूप से पूरे देश में बिगड़ गई है। जो नीतीश ने जो फैसला लिया, सरकार में दूसरे तरह से समझौता करके बन के आए, तो एक सरकार की जो छवि है, नीतीश की जो छवि है, राजद की जो छवि है, दो सबकी छवि पर असर पड़ा। पूरे देश में छवि इन दोनों पार्टियों की बिगड़ी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल उठता है कि जगदानंद बाबू के इस्तीफे से, तो इस्तीफे से दोनों के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके पास बहुमत है। और ये भले ही अगर कह दिया जाए तो देखिए, सुशील मोदी या भाजपा के जो लोग हैं, ये लोग भी ये मान के अभी चल रहे हैं कि सरकार पर असर हम लोग नहीं डाल पाएंगे। जो लेकिन देखिए, आपने एक बात कही, इस बात से हम राजेंद्र तिवारी सर की भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। आप ये कह रहे हैं कि उनकी छवि को, पार्टी की छवि को धक्का लगा है, लेकिन आप ये भी देखें कि जब ये सरकार बनती है तो विपक्षी एकता की बात जोर पकड़ने लगती है। 10-10 नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, हरियाणा में एक बड़ी रैली होती है जिसपे अच्छी खासी संख्या में लोग जुटते हैं। राजेंद्र तिवारी सर कैसे देखते हैं, क्या इससे सच में कोई पार्टी को नुकसान हुआ है या फिर विपक्षी एकता को निश्चित रूप से बल मिला है दोनों दलों के साथ आने के बाद? नहीं, देखिए, अगर बिहार में बात करें तो जेडीयू की जो भूमिका जिस तरह की शुरू से रही है, और नीतीश कुमार खासतौर पे, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार अकेले में, मतलब जब वो किसी पार्टी के साथ नहीं है तब शायद उनके पास वो ताकत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो किसी पार्टी के साथ होते हैं, गठबंधन में होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो
या आरजेडी के साथ भी उन्होंने दिखाया 2015 में चुनाव में कि भाई कैसे वो ताकत 1-1-11 हो जाते हैं। लेकिन 2020 के चुनाव में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी उनको निपटाने के लिए उन्होंने जो खेल किए, उसमें उनकी सीटें कम हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चिराग पासवान को खड़ा किया और चिराग पासवान ने चुन चुन के, और उनके टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़े, राजेंद्र सिंह जो आरएसएस के हैं वो उनके टिकट पर चुनाव लड़े। ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिससे बहुत साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको निपटाने की बात करी। अब दूसरी बात ये, क्या दोनों पार्टियों की छवि खराब हुई है? तो आरजेडी की छवि तो बिल्कुल खराब नहीं हुई, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में ऐसा लगता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो सीमांचल में खेल किया था वो खेल नहीं होता तो शायद सरकार आरजेडी की बनती। ऐसा अमूमन बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं और ऐसा माना जा रहा है। तो आरजेडी की छवि खराब हुई, ये तो बिल्कुल नहीं लगता है। दूसरी बात, जेडीयू की छवि खराब होने की बात, तो जेडीयू की छवि देश में खराब होने से क्या होता है? जेडीयू की छवि क्या बिहार में खराब हुई है? क्या नीतीश कुमार की छवि बिहार में खराब हुई है? क्या नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों मिल करके जब चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनको वोट नहीं मिलेंगे? लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, छवि इससे देखी जाएगी। और शायद ऐसा नहीं, वो इन दोनों के पक्ष में। जी, आखिरी सवाल ये, चूंकि देखिए हम इस बात पर बहस कर रहे थे, जगदानंद सिंह की जो खबरें चल रही थी, तमाम तरह की खबरें चल रही थी, और इससे पहले सुधाकर सिंह का इस्तीफा होता और इसके बाद ये खबरें जो है जोर पकड़ने लगती हैं। विजय शंकर जी, ये बताइए, चूंकि देखिए हाल फिलहाल में उनका इस्तीफा होता है और वो पहली बार विधायक बने, सरकार चलाने की जो एक कॉमन प्रक्रिया होती है, एक कॉमन बात होती है, वो सुधाकर सिंह नहीं समझ पाए और आखिरकार उन्होंने ऐसा बयान दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के बयान दिया, और जिससे उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा और आज स्थिति यहां तक पहुंच गई। क्या वो सारी बात अगर सुधाकर सिंह सरकार के साथ रह करके इंटरनली अगर वो बात कर रहे होते, अपने विभाग में जो कमियां थी उसको सरकार तक पहुंचा रहे होते और उसको सुधारने की कोशिश करते, तो ये स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती? विजय शंकर जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुधाकर जी की जो जल्दीबाजी हुई, इसमें निश्चित रूप से सुधाकर जी को दूसरी पहल भी करनी चाहिए थी और ये कर सकते थे, और उसके लिए सरकार से बातचीत, नीतीश से बातचीत, राजद के और लोगों से बातचीत, जो कैबिनेट है उनके पास, कैबिनेट से बातचीत करते तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बदल सकती थी। लेकिन जिस तरह से तनावपूर्ण माहौल हुआ और एकाएक एक दिन में 11:30 बजे रात में राज्य के राज्यपाल ने अनुमति भी दे दी और सब कुछ हो गया। तेजस्वी के पास आया, नीतीश के पास मामला गया और फिर राज्यपाल के पास चला गया। राज्यपाल के पास से मामला जाने के बाद फिर रातों रात उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाते हैं। इसके पीछे कुछ गलत मंशा जरूर नजर आती है, क्योंकि अगर सुधाकर जी चाहते तो व्यवस्था बदल सकती थी, चीजें बदल सकती थी। उसके लिए वो ताकत झोंकते, उनके पास अपने लोग थे, उनके पिता खुद थे ताकतवर थे, जिसकी पहुंच राजद के शीर्ष नेता तक थी, लालू यादव तक थी, तो निश्चित रूप से बात बदल सकती थी। लेकिन वैसा न करके सुधाकर जी ने राजेंद्र तिवारी सर, देखिए, चूंकि जिस तरीके से मुद्दा उठा रहे थे, मुद्दा उठाने में कोई दिक्कत नहीं, और जो मुद्दा उठा रहे थे जेन्युइन मुद्दा उठा रहे थे, और जब इनका जगदानंद सिंह का बयान निकलकर सामने आता है तो वो भी किसान के हित की बात करते हैं। निश्चित रूप से किसान के हित की बात होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग और प्लेस ये मायने रखता है राजनीति में। और लगता नहीं है आपको कि जल्दीबाजी कर गए सुधाकर सिंह, और जिसका अब जो है परिणाम ये निकलकर सामने आ रहा है कि नाराजगी, दोनों ही बाप बेटे दोनों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, और इसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। जगदानंद सिंह का अगर इस तरह से इस्तीफा होता है, उनकी नाराजगी होती है, तो कहीं ना कहीं एक छवि को तो धक्का लगता है। देखिए, मैंने कहा कि सुधाकर सिंह ने बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से बयान दिए हैं। जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो मुद्दे सही हैं, लेकिन वो सही फोरम पे उठाए जाने चाहिए थे। जब आप सरकार में हैं, आप विपक्ष में तो है नहीं, आप जब सरकार में हैं तो आप अपने मुख्यमंत्री, अपने उप मुख्यमंत्री को बोलते कि भाई ये इशू है, इन चीजों को करना चाहिए, राज्य मंडी परिषद को बहाल करना है, तो बहाल करने की बात आपको अंदर करनी चाहिए, ना कि पब्लिक फोरम में, प्रेस में और पब्लिकली ये बात करे। तब सरकार बेहतर तरीके से शायद इन चीजों को समझते। और नीतीश कुमार कोई ऐसे वो नहीं है, ऐसे नेता नहीं है जो शायद समझते ना हो और ये बात समझते ना हो कि राज्य मंडी परिषद जो है वो मैं आपको बताऊं कि 2005 में जो सबसे पहले कुछ काम किए थे नीतीश कुमार ने,
उसमें एक आयोग था जो उससे पहले नरसंहार हुए थे, उनकी जांच गरीबदास आयोग, उस आयोग को भंग किया था, और दूसरा काम राज्य मंडी परिषद को भंग कर दिया था। ये दो काम सबसे पहले किए थे, और शायद भारतीय जनता पार्टी की वजह से काम। लेकिन अगर राज्य मंडी परिषद को फिर से पुनर्जीवित करना था तो ये बात कैबिनेट में होनी चाहिए थी, अपने नेता से बात करते, पार्टी फोरम पे बात करते और ये तय होता। तो एक तरह से सुधाकर सिंह ने बहुत गैर जिम्मेदार बयान दिए हैं, और जिनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और कोई भी मुख्यमंत्री, अगर वो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होते, मान लीजिए नीतीश कुमार नहीं होते, तो क्या तेजस्वी सुधाकर का इस्तीफा नहीं ले लेते? भाई अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री होते तब भी उनका इस्तीफा होना तय था, क्योंकि जिस तरह की बात उन्होंने कही थी उसमें सारी चीजें लीडरशिप पे जा रही थी कि सरदार वो हैं। तो ऐसे में जिस तरह का बयान है, वैसी एक्शन हुआ है। अब उसमें मैं फिर इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनके इस्तीफे से जगदा बाबू परेशान है, और जगदा बाबू का इस्तीफा इस वजह से होगा कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा हो गया है। ऐसा चलिए, ये भविष्य के गर्भ में है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। और निश्चित रूप से हम ये चर्चा इसलिए करते हैं ताकि जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उसका जो आउटकम है वो क्या निकलकर सामने आने वाला है। क्योंकि देखिए, जगदानंद सिंह का इस्तीफा अगर होता है तो ये अपने आप में राजद के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि ये बात भविष्य के गर्भ में है, कहा यह भी जा रहा है कि 9 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद जो आरजेडी में जो राजनीतिक परिदृश्य बनपे हैं, राजनीतिक हालात बनपे हैं, इसको लेकर के तमाम सारे सवाल निकलकर सामने आते हैं। क्या नीतीश कुमार असहज हो रहे थे? क्या जगदानंद सिंह का इस्तीफा इसलिए हो जाएगा कि उनके बेटे का इस्तीफा हो गया है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हमने इस मुद्दे को टटोलने की कोशिश की और इससे बहुत कुछ निकलकर सामने आया। तो यह चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं कि हम किस तरह की चर्चा करें। बिहार के जो मुद्दे हैं वो भी आप बता सकते हैं, और आपके पास अगर इस तरह की कोई जानकारी है तो वो भी आप हमें साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।